पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुप्रतीक्षित भर्ती आरओ एआरओ की विस्तृत विज्ञापन जारी हो गया है। कितने पद हैं, क्या योग्यता है, चयन प्रक्रिया कैसी रहेगी और इस बार क्या बदलाव हुआ है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, पाठ्यक्रम क्या है इसका। चूंकि कुछ बहुत सारे नए छात्र भी हैं जो इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो खास तौर से स्पेशल होने वाला है। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है समीक्षा दृष्टि, यहाँ पर भी जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं आप लोग। एक प्रहार बैच लॉन्च हुआ है और 3 तारीख से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये जो कोर्स है वो 12 अक्टूबर से शुरू होगा और जो पूर्व समीक्षा अधिकारी हैं बहुत सारे, और उनका आप लोगों को मार्गदर्शन भी मिलेगा। जैसे यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ, विकास सर के जो नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे। आरओ एआरओ जीएस के 10 टेस्ट मिलेंगे सेक्शनल और 15 कंप्लीट टेस्ट। प्रतिदिन हिंदी के 30 और जीएस के 50 लाइव कुछ टेलीग्राम पर चलेंगे। हिंदी के 6 सेक्शनल टॉपिक, यानी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। पुराने प्रश्न पत्र भी वगैरह सॉल्व करवाए जाए। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। 75248510889452624634। तो प्रहार बैच की अगर फीस की हम लोग बात करें तो फीस मात्र 1000 रुपये रखी गई है। अधिक जानकारी यहाँ पर ये कुछ नंबर दिए हैं, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर ये 90 दिन की इनकी रणनीति है। 90 दिन के अंदर का जो है आपको पूरा जो सिलेबस है वो कवर करवाया जाएगा। जो भी आपको सुबह पढ़ाया जाएगा शाम को उसका टेस्ट होगा और उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो हम लोग बात कर रहे हैं आरओ एआरओ नोटिफिकेशन की। तो ये विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो गया जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 9 तारीख यानी आज से ही इसके शुरू हो रहे हैं। ये देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की जो अंतिम तिथि है वो 9 नवंबर है। पूरा 1 महीने का समय आपको आवेदन का यहाँ पर मिल रहा है। अब इसमें बदलाव क्या हुआ है वो एक महत्वपूर्ण बात है। तो बदलाव हुआ है सबसे बड़ा वो रजिस्ट्रेशन के लिए। पहले आप लोग जाकर के सीधे ऑनलाइन आवेदन करते थे, रजिस्ट्रेशन करते थे, फीस जमा करते थे, फाइनल सबमिशन कर देते थे, तुरंत ही हो जाता था। लेकिन अब इसमें जिन विद्यार्थियों ने ओटीआर कर लिया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। उनको तो जरा सी डिटेल भरनी होगी, फीस जमा करना है और फॉर्म भर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिन विद्यार्थियों ने ओटीआर नहीं किया है उनको पहले ओटीआर करना होगा। हाँ, कुछ विद्यार्थियों का ये फोन आया था सुबह और के वीडियो में कमेंट भी विद्यार्थियों ने किया था कि सर अगर हमने ओटीआर नहीं किया है तो क्या हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अभी भी फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन बस रास्ता आपका वही है, ओटीआर से होकर के ही आपको आना पड़ेगा। तो चले जाइए जाकर के सबसे पहले अगर आपने ओटीआर नहीं भरा है तो ओटीआर नंबर ले लीजिए। यहाँ पर उसके बारे में इंस्ट्रक्शन भी है। देखिए लिखा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर अभी तक प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट otr.pariksha.nic.in से ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें। तो ये मन से निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत बहुत फोन आए आज इसको लेकर के कि सर ऐसा हमने सुना है कि जिन्होंने ओटीआर नहीं किया वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अब हम लोग अन्य चीजों को करते हैं। अब पदों की संख्या की, तो ये देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया इस बार, और ये स्वागत योग्य बदलाव है। ऐसा पिछली बार नहीं था। इस बार अलग अलग विभाग के अलग अलग पद दिए गए हैं, बिल्कुल साफ। और आरओ एआरओ को भी पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कितने पद आरओ के हैं और कितने पद एआरओ के हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो आरओ के पद हैं वो ज़्यादा हैं और एआरओ के जो पद हैं वो कम हैं। आरओ के अगर हम देखेंगे तो पद हैं 334। ये देखिए राज्य उत्तर प्रदेश सचिवालय जिसके विद्यार्थी सबसे ज़्यादा जिसको महत्व देते हैं, 322 पद हैं। लोक सेवा आयोग ये प्रयागराज वाला, इसके 9 पद हैं। और राजस्व परिषद के केवल 3 पद हैं। तो इस बार जो जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है आरओ की, तो आरओ के पद ज्यादा है। आरओ में जो सबसे ज्यादा डिमांड होती है सचिवालय की, तो सचिवालय के पद ज्यादा है। तो यहाँ पर जो टोटल जो पद हैं वो 334 पद ये आरओ को दिए गए हैं। और वहीं पर हम एआरओ की बात करें तो इस बार एआरओ में पदों की संख्या कम है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये 77 पद के आसपास है। 77 यानी कि फ्रेश तो 76 ही है। 40 आप देखेंगे सचिवालय के एआरओ और 23 जो पद हैं वो राजस्व परिषद के एआरओ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 13 हैं और एक तो सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, इसमें कॉमर्स का वाला जो विद्यार्थी है वही डाल पाएगा। तो इस प्रकार से जो टोटल पद हैं एआरओ के वो 77 हैं, लेकिन जो मेन पद हैं वो 76 हैं। और इसलिए ऐसा इस बार लग रहा है कि कट ऑफ जो है वो आरओ एआरओ की कोई अंतर इसमें दोनों में रहने वाला नहीं है। दोनों की कट ऑफ लगभग बराबर रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थियों ने ओ लेवल कर लिया है और ज़्यादातर विद्यार्थियों ने समकक्ष भी कर लिया है। और यहाँ पर पदों का विवरण तो काफ़ी अच्छी तरीके से दिया है और वास्तव में मज़ा आ गया इसको देख करके। और
बदलाव ला रहा है ऐसी बात नहीं है। लगता है विद्यार्थी जो धरना प्रदर्शन और आरटीआई वगैरह जाती रहती हैं बार बार, तो लोक सेवा आयोग इसके बारे में सोचता है। जब कुछ गड़बड़ी होती है तभी बातें छुपाता है। और यहाँ पर ये देखिए लिखा है कि उपर्युक्त पदों के अतिरिक्त समान प्रकृति आहर्ताओं के जिन पदों के अध्याचन प्री के परिणाम आने तक प्राप्त हो जाएंगे, इस चयन में सम्मिलित किए जा सकते हैं और इस प्रकार परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। यही मैं 2-3 दिन से आपको बता रहा था कि आप परेशान न होइए। अगर आपके जो पद हैं वो 600 हो जाएं तो इसमें आश्चर्य किसी को नहीं करना है, हमेशा हुआ है। घटेंगे नहीं, निश्चित तौर पर नहीं घटेंगे, केवल बढ़ना ही बढ़ना है। और यहाँ पर ये सैलरी के बारे में बताया गया है कि जो एआरओ का लेवल 7 ये देखिए और आरओ का ये लेवल 8 यहाँ पर ये दिया है। सैलरी के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। आरओ यारो सैलरी पीएस पर यार, इस तरीके से आप सर्च कर लीजिए। अब आ जाइए योग्यता। तो जो समीक्षा अधिकारी के लिए तो विद्यार्थी जो स्नातक के हैं वो विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे, लेकिन मामला बस केवल एआरओ वाला फंस रहा था कि एआरओ में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि समकक्ष को लेकर के मामला लटका था। तो एआरओ जो सचिवालय, एआरओ राजस्व परिषद और कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तीनों का एक ही कर दिया इस बार। पहले ऐसा नहीं था, पहले अलग अलग थी इनकी सबकी अर्हता, इस बार सबको समेट दिया है। केवल जो कॉमर्स वाला है उसको अलग रखा है, बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा पचड़ा नहीं है इस बार। और इसमें बस सिंपल है, वही है सबके लिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष को योग्यता स्नातक और समकक्ष, यानी कि जैसे बीए, बीएससी, बीटेक वगैरह इस तरीके से कुछ भी। नंबर 2 प्लस क्या होना चाहिए, डोइक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल का प्रमाण पत्र और इसके समकक्ष अर्हता। तो जो नोटिस जारी हुई थी एक बार ओ लेवल के समकक्ष में किसको किसको लिया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें मान्य रहेंगी। यानी कि जैसे किसी का हाई स्कूल में कंप्यूटर साइंस है, इंटरमीडिएट में कंप्यूटर साइंस है, या कंप्यूटर साइंस है जिसने बीएससी करी है, या जिसने ओ लेवल किया है, या जिसने पीजीडीसीए किया है, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है, आप लोग जाकर के उसे देख सकते हैं कि आखिरकार ये ओ लेवल के जो समकक्ष है वो क्या है। आप लोगों के पास भी हो सकता है उपलब्ध हो। हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए, ये एआरओ के लिए है, आरओ के लिए कुछ नहीं है। अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी। तो ये हो गई योग्यता। योग्यता भी स्वागत योग्य ही है, कोई भी बात नहीं। पहले अलग अलग हुआ करता था, कुछ विभाग ओ लेवल ही मांगते थे और कुछ जो विभाग थे वो ओ लेवल के समकक्ष मांगा करते थे। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो लोक सेवा आयोग ने क्लियर कर दिया है कि सबके लिए एक अर्हता, सारे विभागों के लिए। इसके साथ में विद्यार्थी को स्नातक होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एक बात और अच्छी है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जो समकक्षता अर्हता वाला जो विवाद था उसको लेकर के भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो स्नातक का जो समकक्ष का मामला है उसके लिए जो शासनादेश एक जारी हुआ था, जो आप लोगों ने भी देखा होगा, उसका जो यहाँ पर सारांश दिया गया है कि स्नातक के जो समकक्ष हैं वो कौन कौन सी डिग्री हैं और उस डिग्री को कौन मान्य करेगा। जैसे उदाहरण के रूप में लिखा, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अध्ययन की किसी भी शाखा में, यानी कोई भी कोर्स यदि आपने उसमें स्नातक की उपाधि प्राप्त की है तो उक्त समस्त उपाधियां स्नातक के रूप में मान्य होंगी। जैसे मैंने आप लोगों से बताया कि अगर आपने बीसीए किया है या आपने बीएससी किया है या बीटेक किया है, तो इस तरीके का कोई भी कोर्स आपने किया है बैचलर वाला, तो स्नातक माना जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर नीचे एक चीज़ यहाँ पर और कर दी गई है कि किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति में केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार विनियामक निकायों से जैसी भी स्थिति हो संबंधित आयोगों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दूसरा, ओ लेवल के बारे में भी यहाँ पर बता दिया गया साफ साफ। ओ लेवल के लिए जो अभी आप लोगों ने देखा होगा, एक सर्कुलर जारी हुआ था आज से लगभग 2 साल पहले, यहाँ पर ये देखिए, उसमें जो मैंने अभी आपको बताया कि हाई स्कूल में कंप्यूटर साइंस या इंटरमीडिएट में कंप्यूटर साइंस या आपने पीजीडीसीए किया हो या कंप्यूटर साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया हो, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। तो आप जाकर के देख लीजिए और वो सारी चीज़ें यहाँ पर मान्य होंगी। और उसके संबंध में ये जितने भी ये पत्रावलियाँ हैं उसका भी यहाँ पर हवाला दिया गया है। और ये अब आ जाइए कि इसके आगे क्या। तो आप लोग जब आवेदन कर दें, आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी और प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ पर लिखा हुआ कि 15 गुना विद्यार्थियों को सफल घोषित किया जाएगा मेंस परीक्षा के लिए। आयु के बारे में बताया गया है कि 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से आयु का अधिक नहीं होना चाहिए। उनका जन्म 2 जुलाई 1983 से पूर्व 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी कट ऑफ डेट है, इसे आप लोग देख लीजिए कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है
वो 1 जुलाई 2000 बाद का है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, या 2 जुलाई 1983 के पहले का है तो आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। SC, ST, OBC इत्यादि को छूट भी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैं केवल मुख्य मुख्य बातें आपको बताऊंगा जिन्हें ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। देख लीजिए, पहली बात तो निगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर साफ कर दिया गया है। 0.33 1/3 की परीक्षा आपकी, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, फरवरी में हो सकती है, और ये प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। सिलेबस भी है, आप लोग इसे देख सकते हैं। 2 घंटे का पेपर होगा, 140 प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन के, और नीचे यहाँ पर 60 ये नंबर का 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे हिंदी का। हिंदी में आएगा विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्समय तद्भव, विशेष और विशेषण, पर्यायवाची। तो बिल्कुल फिक्स सिलेबस रहता है यहाँ पर, इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। विशेष विशेषण को थोड़ा सा आपको अंदर से देखना होगा, मोटा मोटा नहीं देखना होगा, कई प्रकार के विशेषण होते हैं। केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा कि विशेष कौन है और विशेषण कौन है। 10-10 क्वेश्चन आया करते हैं, 10-10 नंबर, और ये जीएस वाला भाग है, लगभग वही है जो पीसीएस वाला है। तो इस प्रकार से 200 नंबर का ये आपका जो पूर्णांक है, और आपका जो टारगेट है वो मैंने कल की वीडियो में बताया था, जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। मेंस का ये पैटर्न है, मेंस का पैटर्न भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर जो 2 घंटे का पेपर है, सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा जैसा ही होगा। 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर के। ये देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है, मैं टिक कर देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये सामान्य अध्ययन है और 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में आ जाइए हिंदी वाला, तो सामान्य हिंदी एवं आलेखन हिंदी ड्राफ्टिंग वाला एक पेपर होगा, और उसमें ये इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो ये 21 नंबर में एक प्रश्न के 3 भाग हैं, 3, 6 और 12 नंबर के। उसके बाद में एक सरकारी पत्र आएगा, उसको टेबुलर फॉर्म में भरना रहता है। सारांश वगैरह बहुत अच्छा होता है, सीधे 15 नंबर दे देता है। और पत्राचार, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन पत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, तो ये पूरा सिलेबस रहता है। सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आता, सिलेबस बहुत छोटा है, कोई बड़ा नहीं है, लेकिन अभी आपको प्री की तैयारी करनी है। और उसके बाद में ये पारिभाषिक शब्दावली है, 5 शब्द अंग्रेजी के, 5 शब्द हिंदी के, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। इसकी भी बुक्स आती हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ यहाँ पर दिया है 10 नंबर का, कंप्यूटर ज्ञान 10 नंबर का आता है। तो ये तो हो गया आपका हिंदी ड्राफ्टिंग का पेपर। पहला वाला आपका था जीएस वाला पेपर, और तीसरा वाला जो पेपर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे, एक हिंदी का ऑब्जेक्टिव आता है, जैसे प्री में आता है उसी प्रकार का आता है, बस इसमें पर्यायवाची पर नहीं है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, विलोम, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों का एक शब्द, तत्सम तद्भव, 6 शब्द आते हैं, 12-12 नंबर के। तो इसमें 30 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें 60 क्वेश्चन 60 नंबर के रहते हैं, और उसमें 30 क्वेश्चन 60 नंबर के रहते हैं। और लास्ट पेपर जो होता है वो होता है हिंदी निबंध, 4 पेपर होता है। तो हिंदी निबंध में भी दे दिया सिलेबस, आप जिसे यहाँ पर देख सकते हैं। 120 नंबर का है ये। तो एक हो गया आपका हिंदी का पेपर, एक हो गया आपका हिंदी ऑब्जेक्टिव वाला, ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, 30 क्वेश्चन जो आते हैं। और उसके बाद में हिंदी ड्राफ्ट, 3 पेपर तो आपकी हिंदी के हैं एक तरीके से, अगर हम निबंध को भी जोड़ दे तो। और उसके बाद में जीएस का पेपर है। तो ये आपका जो सिलेबस और पाठ्यक्रम वगैरह, परीक्षा प्रारूप वगैरह बता दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की लगभग सभी भर्तियों में एक कट ऑफ रहता है, और उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति भर्तियों के लिए न्यूनतम दक्षता मिनिमम इफिशियंसी 35%। अगर इससे कम आ गया तो लोक सेवा आयोग नहीं लेता है। सीटों को अग्रनीत कर दिया जाता है, अगली भर्ती में जोड़ दिया जाता है, चाहे वो पद खाली हो जाए। इतने कमजोर लड़कों को वो नहीं लेता है। हर भर्ती में रहता है लोक सेवा आयोग की, चाहे वो पीसीएस की हो, चाहे वो आरओ एआरओ की हो। तो जो SC, ST इत्यादि के जो विद्यार्थी हैं उनको 35% लिखा गया है, और लिखा अन्य श्रेणियों के जो विद्यार्थी हैं उनको कम से कम 40% नंबर लाना है, प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी। कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाता है तो सुसंगत धाराओं में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी आईपीसी के तहत। ये वो जिले हैं जहां पर आपकी परीक्षा होनी है। लगभग 40 जिलों को ना यहाँ पर नाम है, और इन जिलों में आपकी परीक्षा होगी, इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और रही बात टाइपिंग की, टाइपिंग किस मोड में ली जाएगी, कुर्तीदेव में लिया जाएगा कि मंगल में लिया जाएगा। अभी तक तो कुर्तीदेव 1.10 में टाइपिंग होती थी, लेकिन इस बार तो इन्होंने यहाँ पर केवल लिखा है हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट। और मैं यहाँ पर सर्च भी कर रहा हूँ, ऊपर देख सकते हैं आप लोग, कुर्तीदेव या मंगल वगैरह कुछ भी लिख करके नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को कहीं पर दिख रहा हो नोटिफिकेशन में इसके बारे में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। लेकिन मुझे इस तरीके की सूचना इसमें, इस पूरे नोटिफिकेशन में कहीं नहीं दिख रही है। मैंने पूरा ये जो नोटिफिकेशन है मैंने कोशिश की है देखने की। और हाँ, आरक्षण महिलाओं का ये केवल लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को ही, देखिए यहाँ पर लिखा है, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाएं हैं उन्हीं को मिलेगा आरक्षण। 125 रुपए का फॉर्म है प्री का। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।